नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज जम्मू कश्मीर में एक विलक्षण घटना हुई, जिसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी राजनीति भी प्रभावित होगी, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वहां उपस्थित रहकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोपेगेंडा को फेल करने का प्रयास किया, जिसका कि प्रचार वो लगातार करती रही और कांग्रेस को भी सवालिया निशान के दायरे में खड़ी करती रही। हालांकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इस सरकार में शामिल नहीं हुई। उसने गठबंधन के तहत एनसीपी के साथ विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसमें कांग्रेस ने शामिल न होने का फैसला किया। आज जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने अपने सहयोगी 5 मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ। इस शपथ ग्रहण में आश्चर्यजनक रूप से जम्मू रीजन के उच्च निर्दलीय विधायकों को भी न सिर्फ मंत्री बनाया गया, बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद देकर भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की भी हवा निकाल दी गई, जो कि ये हरदम कहते रहते हैं कि हिंदुओं को अगर सरकार में कोई प्रतिनिधित्व देगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देगी। तो 2 हिंदू मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके, और दोनों मंत्री जम्मू रीजन से आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी विधायक जीते हैं, अधिकांश विधायक कश्मीर घाटी से ही जीते हैं। लेकिन आज जब सरकार गठन का काम हुआ तो सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये संकेत देने का प्रयास किया कि वो घाटी और प्लेन एरिया में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और न ही इस राशि को अलग अलग तरीके से खर्च किया जाएगा। उन्होंने नौशेरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी को सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया। और एक और मंत्री सुरेश शर्मा भी जो कि निर्दलीय विधायक जीते हैं, वो भी मंत्री बनने में सफल रहे हैं। उनको भी मंत्री बनाया गया है। एक तरह से जिस एनसीपी को आतंकवादियों का खैरम ख्वाह बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और ये जता रही थी कि धारा 370 की पुनर्वापसी होगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव भर
कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, वो हवा उमर अब्दुल्ला ने हिंदू निर्दलीय विधायक को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाकर निकाल दी है। आशा किया जाना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला अपने उस वायदे पर खरा उतरेंगे जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद प्रेस मीडिया में दिया, कि वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जिस तरह की पहले व्यवस्था चलती थी राजधानी की, उसी प्रकार शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो क्रमशः घाटी और जम्मू में बनती थी, उस तरह की व्यवस्था फिर से लागू करेंगे और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव किए वो विकास कार्य कराएंगे। अब ये देखने के लिए उनके कार्यकाल का कुछ समय न सिर्फ हमें बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता को भी देखना होगा। लेकिन आज अपनी पहली बैठक में उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों से को ये निर्देश दिए कि उनके निकलने के समय न तो यात्रा जाम किया जाए, जो ट्रैफिक होता है उनके रोक दिया जाता है, और न ही आम जनता को परेशान किया जाए। और उन्होंने अपेक्षा जताई कि उनके इसी तरह के प्रयास को उनको मंत्रीगण भी महत्व देंगे, जिससे कि आम जनता को न्याय मिले और उनको उनसे मिलने में कोई परेशानी न हो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बढ़त लेती रही है कि कश्मीर की परिवारवादी पार्टियां, जिन्हें कि वह भ्रष्टाचार का प्रतीक भी बताती रही है, वो योजनाबद्ध ढंग से कश्मीर में ही विकास कार्य कराते हैं, जम्मू रीजन में कोई विकास कार्य नहीं कराते हैं। और उनकी सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की ही हितरक्षक है। संभवतः इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनते ही दे दिया है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तमाम इंडिया गठबंधन के साथी कम्युनिस्ट लोग भी इस अवसर पर उनके आयोजन में शामिल रहे, उसने ये दिखा दिया कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को विफल करने के लिए निश्चित तौर पर निरंतर वो प्रयासरत रहेगा। इधर हरियाणा में नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण संभवतः कल होगा। विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और उसका अनुमोदन सभी विधायकों ने करतल ध्वनि से किया। निश्चित तौर पर नायब सैनी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कल ही दिल्ली में ईवीएम मशीनों की कार्यशैली को लेकर
उसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन कल दिल्ली में होने जा रहा है। निश्चित तौर में इधर हरियाणा में शपथ ग्रहण होगा और उधर दिल्ली में, जिसका कि नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता महमूद पराचा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि अगर हरियाणा के इस मुद्दे को, जिसने कि चुनाव आयोग ने योजनाबद्ध ढंग से न सिर्फ मशीनों में हेरफेर किया बल्कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ाकर भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, अगर उसका विरोध नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर अब महाराष्ट्र, झारखंड ही नहीं, जितने भी चुनाव होंगे उनमें इसी तरह का प्रयोग किया जाएगा और विरोधी दल इसी प्रकार की मुँह की खाते रहेंगे, जिससे कि देश के लोकतंत्र को खतरा है। देखना यह है कि इस आंदोलन में कांग्रेस तो सहभागी होगी ही, और कितने सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल उसके समर्थन में दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। इधर मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग ने जो बहाना बनाया, उसको लेकर भी एक हम वीडियो कल आपके सामने तमाम तथ्यों के साथ रखेंगे, जिसमें कि न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारियों की भी पूरी जानकारी आपके समक्ष होगी। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।